नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वड़क्कम। आप सभी को ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर। इजराइल की सिचुएशन, इजराइल और गाजा में जो वॉर चल रही है वो ग्रिम होती जा रही है, बहुत भयानक होती जा रही है। और वो सिचुएशन क्या है उस पर सर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट्स हम लेकर आए हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सर, ओवर टू यू। अ वेरी वार्म वेलकम सर। नमस्कार गायत्री जी, आपको, आपके ऑडियंस को सत श्री अकाल, प्रणाम, वणक्कम। एंड जैसा कि आप बोलती हैं, हर हर महादेव। इस समय इजराइल की जो सिचुएशन है, इजराइल फ़लस्तीन वॉर की जो सिचुएशन है, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे जा रही है। इसके बारे में मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ज़िक्र किया था कि अब जो है लड़ाई और भीषण होती जाएगी और लड़ाई 3-4 फ्रंट्स पे लड़ी जा रही है। मैं इन 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 फ्रंट्स के बारे में आपको क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ ताकि लोगों को डाउट ना रहे। सबसे पहला जो फ्रंट है वो है इंटरनल फ्रंट इज़राइल का, जहाँ की 7-8 जगहों पे, 21 जगहों पे टोटल शुरू में लड़ाई हो रही थी। 21 में से तकरीबन 14 एक जगहों पे कंट्रोल इज़राइल को मिल गया है, लेकिन 7-8 जगहों पे अभी भी लड़ाई हो रही है, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं या फिर टेररिस्ट्स हैं जो गाज़ा स्ट्रिप से इधर आए थे, अभी भी वहाँ छुप के बैठे हुए हैं और इज़राइलियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बंदियों की जो नफ़री है वो 50 से 100 के करीब अभी आ गई है और कैजुअल्टीज़ अभी भी बढ़ रही हैं इज़राइल की। शुरू-शुरू में 300 के करीब था, अब जाके 700 हो गया है। 700 को अगर आप 70 लाख का परसेंटेज निकालेंगे, तो भारत का अगर इक्विवेलेंट निकालें इतनी ही परसेंटेज, तो करीब 2 ढाई लाख की कैजुअल्टीज़ भारत में अगर हो जाएँ, तो आप सोच लीजिए भारत में कितना कितना एक हड़कंप मचेगा। उसी तरह का, उसी स्केल का एक हड़कंप मचा हुआ है इज़राइल के अंदर और ये इज़राइल के लिए मैं आपको बताऊँ कि 50 साल नहीं, इनफैक्ट उनकी उनको जब से ये ज़मीन मिली है ब्रिटिश द्वारा, तब से ये सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट है। ये ऐसा बैरियर है, इस बैरियर को आसानी से जो है इज़राइल पचा नहीं पाएगा और इसलिए उसका जो कार्रवाई होगी, वो उतनी ही ज़्यादा भयानक होगी। गोल्डा मायर की कार्रवाई से भयानक होगी, जो मोशे देयान थे, उनकी कार्रवाई से भी ज़्यादा भयानक होने का मेरा अंदेशा लग रहा है। इसका आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होने वाली हैं। तो पहला फ्रंट तो मैंने बता दिया, इंटरनल सिक्योरिटी का फ्रंट है, वो अभी चल रहा है। दूसरा फ्रंट है कि हमास के साथ जो उनको काउंटर अटैक करना है, वो फ्रंट चल रहा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जितने भी हमास के ठिकाने थे, मिलिट्री ठिकाने जिनके बारे में इनको पता है, सैटेलाइट इमेज द्वारा या ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा या बाकी किसी सर्वेलेंस के द्वारा, जो इनकी इंटेलिजेंस मोसाड वगैरह की, उन सबको ध्यान में रखते हुए इन सारे ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, प्रिसिशन हमला किया जा रहा है। देखिए, हमास की तरफ से एक अनगाइडेड क्या बोलते हैं ना, नॉन प्रिसिशन हमले हो रहे हैं। एक पत्थर की तरह रॉकेट्स को फेंक रहे हैं इजरायली डायरेक्शन में और जहाँ भी गिरते हैं वहाँ कुछ न कुछ कैजुअल्टीज़ कर रहे हैं। लेकिन इज़राइल जो है वो बड़ी प्रिसिशन अटैक्स कर रहा है। अब इन प्रिसिशन अटैक्स में उसने नेतन्याहू ने पहले ही वार्न किया था कि लोगों को जगह खाली करने के लिए गाज़ा स्ट्रिप को खाली करने के लिए सिविलियंस और बच्चों को, ताकि उनको हानि ना पहुँचे। लेकिन वो रुकावट नहीं बनेगी इनके इस ऑपरेशन में। तो आप ये देख रहे हैं, दूसरा फ्रंट जो है वो हमास के अंदर, गाज़ा स्ट्रिप के अंदर हमास के ठिकानों को चुन-चुन कर मारने की कार्रवाई। तीसरा फ्रंट क्या है? तीसरा फ्रंट ये है कि लेबनान ने खोल दिया है। लेबनान ने ओपनली डिक्लेयर किया है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही हैं लेबनान के अंदर। प्रोटेस्ट यानी समझ लीजिए डेमोंस्ट्रेशंस हो रहे हैं अगेंस्ट इज़राइल। इज़राइल के खिलाफ डेमोंस्ट्रेशंस हो रहे हैं, जो कि एक स्ट्रेट अवे एक वार्निंग है इज़राइल के लिए। इसलिए उन्होंने अपने टैंक्स और अपने जितने भी ग्राउंड फोर्सेस हैं, उनको लेबनान के बॉर्डर पे भेज दिया है और उस तरफ भी जो इज़राइल है उसका ध्यान खिंचा हुआ है। तो ये हो गया तीसरा फ्रंट। चौथा फ्रंट क्या है? चौथा फ्रंट उनका ये है कि उनके 4-5 देश जो हैं उनके अगेंस्ट हैं। ईरान उसमें एक बहुत बड़ा देश शामिल है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें चाइना एंगल मिला हुआ है, तो इसलिए क्योंकि ईरान अकेले ही इतने ड्रोन्स और इतने रॉकेट्स इनको सप्लाई नहीं कर सकता था। तो जहाँ तक मेरी जो असेसमेंट है, मुझे जो खबर मिल रही है, चाइना ने भी ईरान के थ्रू
हमास को वेपन्स वगैरह सप्लाई किए हैं। उसका रीज़न क्या है, वो जियोपॉलिटिकल इश्यू है, उसके बारे में मैं चाहूँगा तो अगली कुछ देर के बाद उसके बारे में भी ज़िक्र करूँगा। लेकिन ये 2 देश हो गए। फिर आप जॉर्डन को देख लीजिए, जॉर्डन के बारे में भी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, हालाँकि जॉर्डन बड़ा सेफ प्ले करता है। लेकिन यहाँ पर अब बात हो रही है मतों की। क्या है, किस पंथ के ये लोग हैं और किस पंथ के ज्यूज़ हैं, वो वाली बातचीत होने लग गई है, जिसका कि असर आपको इजिप्ट में दिखा है, जहाँ इज़राइली टूरिस्ट को मार दिया गया। तो कहीं न कहीं ये जो एक्सटर्नल फ्रंट है, उसकी भी लड़ाई जो है इज़राइल को ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसकी इंटेलिजेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं बाहर से ऐसा हमला ना हो। तो इसको देखते हुए आपको पता है कि अमेरिका ने अपना यूएसएस फोर्ड जो है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, सेंट्रल कमांड का है उनका, उसको उन्होंने हाइफा की तरफ भेजना शुरू कर दिया है, आगे बढ़ा रहे हैं। उससे क्या होगा कि एयर पावर जो है, वो इज़राइल का दुगना-तिगना हो जाएगा और ये जो रॉकेट्स के जो हमले हो रहे हैं हमास द्वारा, उसमें कुछ कमी भी आ सकती है। उनके पास आपको पता होगा क्रूज़ मिसाइल्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं अमेरिका के पास हैं और उन्होंने डायरेक्टली डिक्लेयर किया है कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट इज़राइल, वो इज़राइल को खुली सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये जो 4-5 देश हैं, वो उसको अभी अपना ध्यान उसके ऊपर भी लगाना है, तो वो हो गया आपका चौथा फ्रंट। सऊदी अरेबिया का जहाँ तक सवाल है, सऊदी अरेबिया ओपनली इस समय नहीं सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अंडर हैंड क्योंकि मैंने कहा कि पंथ पंथ का सवाल है, ब्रदरहुड का सवाल है कि भाई अपने लोगों के साथ खड़े रहने का सवाल है। तो इसलिए अंडर हैंड सपोर्ट वहाँ से भी आने की पूरी गुंजाइश है। राहिल शरीफ वहाँ बैठा हुआ है, मैंने पिछली बार भी इसका ज़िक्र किया था। और सबसे बड़ा जो डेंजरस सपोर्ट जो हमास को मिल रहा है, वो कतर से मिल रहा है। कतर भले ही एक्टिवली ना सपोर्ट कर रहा हो, फिजिकल सपोर्ट ना कर रहा हो, लेकिन जो फाइनेंशियल सपोर्ट है कतर का, वो इन सारे देशों में सबसे ज़्यादा है। मतलब आप समझ लीजिए शुरुआत ही उसने 300 मिलियन से करी थी और एक छोटे से अ, हमास की जो पॉपुलेशन है 2 लाख की है। इस 2 लाख की हमास कह रहा हूँ जो गाज़ा स्ट्रिप की। तो 2 लाख पॉपुलेशन के लिए इतना पैसा उधर जाना और वो सारा पैसा पब्लिक को ना जा करके खाली लड़ाई के साज़ो-सामान में इकट्ठा करने के लिए जा रहा है। तो ये 4 फ्रंट हैं जो कि इज़राइल को इस समय देखने हैं। इसलिए इज़राइल जो है वो अपनी तैयारी जो है पुख्ता करेगा और उसके बाद जो हमला होगा, वो शायद इतना भयावह होगा कि हम और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मेरा तो यही ऐसा लग रहा है कि रिफ्यूजी जो इन एक आउटफ्लो हो रहा है गाज़ा से, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। कल की रिपोर्ट तक मुझे पता है 20,000 के करीब अल जज़ीरा की रिपोर्ट है ये 20,000 के करीब बच्चे और औरतें इन्होंने स्कूलों में जाके यूनाइटेड नेशंस की जो एक वर्क सेक्शन है यूएनआरडब्ल्यूए उनके स्कूल्स जो चलते हैं वहाँ वहाँ पर जाके शरण ली हुई है। तो इस तरह की जो हरकतें बढ़ेंगी आगे आने वाले समय में जिसका हम फ़ायदा उठाएगा। हमास ने जी। अभी-अभी एक स्टेटमेंट दी है कि हम अमेरिका के युद्धपोतों से नहीं डरते हैं। हम उनका मुँह तोड़ जवाब देंगे। तो यहाँ पर इज़राइल के लिए जो खतरे की बात है और ये मैं मिलिट्री एंगल से बोल रहा हूँ, इसको शायद आप लोगों को कोई और नहीं बताएगा या कोई फ़ौजी ही बता सकता है कि क्या होने वाला है। वो ये है कि देखिए शुरू की जो लड़ाई होती है वो थोड़ा कन्वेंशनल होती है, थोड़ा मिलिट्री ग्रेड की लड़ाई होती है जिसमें कि बॉम्ब्स गिरते हैं, रॉकेट्स गिरते हैं, फायर पावर दुश्मन के ऊपर गिराया जाता है जिससे कि इमीडिएट एक तबाही मचती है। लेकिन आदमी से मेरा मतलब है आदमी या औरत या ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक ऐसा जंतु है, जो कि हर समय जो है अपने आप को बचा लेता है। किसी न किसी तरीके से, कहीं न कहीं से आपको ये लोग अपने आप को बचा के निकलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ आतंकियों की, मैं बात कर रहा हूँ टेररिस्ट की। ये लोग बच के निकलेंगे और फिर ये छोटी-छोटी टीम्स में बढ़ के जैसा कि वो अभी इज़राइल के अंदर कर रहे हैं, वो गाज़ा में करेंगे। आप समझ रही हैं? तो जब ग्राउंड की हाउस टू हाउस लड़ाई होगी गाज़ा के अंदर, तब ये लड़ाई लंबी खिंचेगी।
और इतनी लंबी खींचेगी कि इसकी हर दिन जो है आपको एक तरह से एवरी डे हाउस टू हाउस क्लियरेंस होगी। और गाज़ा में तो हाउस नहीं है, मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग्स हैं। तो हर स्टोरी पे आपको आप समझ लीजिए एक तरह से जैसे वो मुंबई का हमला नहीं हुआ था, जो मुंबई के अटैक में हमको होटल्स को उस समय मैं एनएसजी में मैं गया ही गया था। मैंने बाद में इसकी एनालिसिस की थी मुंबई हमले की। तो उसमें हर रूम को एक क्लियर करने का एक चैलेंज हो जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें ऑपरेशंस होंगे जिसमें कि इज़राइल को बहुत वक़्त लगेगा। क्योंकि उनको आप गिराने से भी आदमी बच जाता है, आपको पता है ना? शेल्टर्स होते हैं, बेसमेंट्स होती हैं, कुछ न कुछ तरीके से ये इजिप्ट में भाग जाएँगे, कुछ जॉर्डन में भाग जाएँगे, कुछ लेबनान में भाग जाएँगे। तो इस तरह से इधर-उधर जा कर के और फिर वापस अंदर आएँगे, जैसा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने किया था। शुरू में ये सारे हालाँकि पाकिस्तान में अमेरिका का कंट्रोल था, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान में छुपे और फिर बाद में तालिबान ने अपना ऑपरेशन जारी किया बिकॉज़ और उनका अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है ना, उनका गुरिल्ला वॉरफेयर है और यूएस की आर्मी इज़ वो नॉट ट्रेन्ड फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। देखिए देखिए किसी की भी आर्मी जो है चाहे वो यूएस की हो चाहे हमारी हो, स्मॉल टीम ऑपरेशंस में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। उसका कारण क्या है? एक एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं आपको। हेज़टैग जानती हैं आप वो पवाल का एक बड़ा-सा जो अगर आप चावल की खेती करें तो उसके बाद जो चावल निकालने के बाद जो वो पवाल इकट्ठा रहता कर देते हैं, हाँ, है, क्या बोलते हैं, भूसा नहीं है। भूसे भूसे का ढेर, हाँ, भूसा भूसे का ढेर। भूसे का ढेर होता है, उसमें आप सुइयाँ डाल दीजिए। ये सुइयों को आप आतंकी मान लीजिए। शुरू-शुरू में जब आतंकवाद शुरू होता है, तब ये सुइयाँ 2-3 होती हैं। इनको पकड़ना मुश्किल होता है। फिर ये लोकल पब्लिक के साथ मिल कर के अपनी धीरे-धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। जब ये चरम सीमा पे आता है, तो इस भूसे में आपको हज़ारों सुइयाँ मिलेंगी। तो जब आप ऑपरेशन करते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से ये मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे-जैसे इनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, सुइयों को निकाल के लोग फेंकने लगते हैं, तब भूसे में से सुई ढूँढना जितना डिफ़िकल्ट होता है, उतना ही डिफ़िकल्ट होता है एक आतंकी को अर्बन एरिया में ढूँढ करके निकालने के लिए या जंगल से ढूँढ करके निकालने में। एक आतंकी को ढूँढने के लिए आपको हज़ारों सैनिक लग जाते हैं। आप इसका एग्ज़ाम्पल कश्मीर में देखती हैं कि जहाँ पर 3 आतंकी हैं, उसको घेरने के लिए हमें 3-3 4-4 बटालियन लग जाती हैं कॉर्डन लगाने के लिए। तो लड़ाई का जो स्केल होगा, वो उस तरह का स्केल होगा। उसमें ट्रूप्स चाहिए होंगे आपको। आज रशिया को प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? रशिया के पास इन्फेंट्री नहीं है। रशिया तो मर्सनरीज़ से लड़ाई लड़वा रहा है। वैगनर ग्रुप से लड़ाई लड़वा रहा है, चेचन फाइटर से लड़ाई लड़वा रहा है। उसके खुद के जो इन्फेंट्री और सोल्जर्स हैं, वो कम हैं उनके उनके पास। इनफैक्ट अभी रिपोर्ट्स मिली है कि नेपालीज़ वहाँ जाकर के जॉइन कर रहे हैं मर्सनरीज़ रशिया के अंदर। तो उस तरह की कुछ सिचुएशन यहाँ पर गाज़ा में भी पैदा होगी। एडवांटेज इज़राइल को सिर्फ़ ये है कि गाज़ा एक बहुत छोटा-सा इलाका है। इसलिए इसको कॉर्डन ऑफ करके इसको धीरे-धीरे कोम्बिंग करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना अफ़गानिस्तान में लगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो टेरेन है, वो बहुत ही खतरनाक है, पहाड़ी है, इसमें छुपने की बहुत जगह हैं। गाज़ा में छुपने के लिए पहाड़ों के बदले आप घरों को निकाल लगा दीजिए। इंस्टेड ऑफ पहाड़, आप मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग, घरों को, बेसमेंट्स को, शेल्टर्स को, इन सबको आप करेंगे तो हर एक जो चीज़ है, वो एक पहाड़ के बराबर होगी। इस गली से अंडर टनल्स हैं वहाँ पर बहुत सारी, एक टनल से दूसरी टनल से वहाँ से निकल जाएँगे, तो एक आदमी, एक फ़ौज को 10 जगह पे लड़ाई दे सकता है। इस तरह की कुछ सिचुएशन आएगी, तो आगे आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि एक 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 भयंकर विनाश का पीरियड आएगा, जो कि कन्वेंशनल लड़ाई की तरह होगा और उसके बाद एक ये छोटी-छोटी लड़ाई, छोटे टीम्स की लड़ाई, मैं इसको गुरिल्ला वॉरफेयर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि गुरिल्ला वॉरफेयर में एक ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से लोग गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। उसमें प्रॉपर आर्मीज़ होती हैं जो एक-दूसरे के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर करती हैं। ये टोटली अनकन्वेंशनल है। ये सिविलियन के बेस में है, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये सिविलियन है। हाँ, और सडनली वो हथियार निकालेगा और आपके ऊपर हमला कर देगा। मेरा कई बार अपने खुद के करियर में ऐसा सामना हुआ कि बाद में मुझे पता चला कि ये फलाना आदमी तो ये टेररिस्ट था। बट सर मुझे आपको एक चीज़ नमस्कार बोलूँ, आई डोंट नो मुझे व्हाई बीइंग अ मुझे वुमन वालेकुम सलाम करके भी चला गया वो और हमें हमें पता ही नहीं चला कि उसके बारे में। तो ऐसा कई सर बार कुछ हुआ है। एक और जी, चीज़ मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूँगा, इससे पहले कि आप आगे जाएँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो हमला हुआ है फ़िलिस्तीन का,
इज़राइल पे और इज़राइल का जो काउंटर हमला हुआ है, उस पे जो भारत का स्टैंड है, वो एक लैंडमार्क स्टैंड है। आज तक 1947 से लेकर आज तक कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की हिम्मत नहीं दिखाई थी, जिस तरह की हिम्मत आज मोदी जी ने दिखाई है कि उन्होंने खुलेआम, शरेआम आतंकवाद को आतंकवाद की निंदा की है और ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है वो सपोर्ट भी करेंगे। हर तरह से इनकी सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी मेजर बात इस पूरे इंसिडेंट में निकल के आई है, जिसको कि मैं एक वो मानता हूँ, एक मील का पत्थर मानता हूँ। जी। सर इजिप्ट ने बीच में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की हमास और इज़राइल के कि जो उनके पास बंदी बना रखे हैं, उन्होंने बंधक बना रखे हैं। उस पर सर पहले उस पर आते हैं, फिर उसके बाद ईरान, जर्मनी एंड यूएसए बिकॉज़ जर्मनी जिस लड़की को इन्होंने कपड़े उतार कर और उसको परेड या कराया, वो इज़राइली नहीं थी। वो जर्मन बिल्कुल, सिटीज़न थी, उसकी माँ अपील कर रही है कि उसकी डेड बॉडी दे दो मुझे, कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल, एंड जर्मनी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द वॉर नाउ। करेक्ट। जी सर। देखिए, पहले मैं बात करूँगा इजिप्ट की। जहाँ तक इजिप्ट का सवाल है, इजिप्ट ने सोचा, ऐसा सोचा क्योंकि इसके पहले जो लड़ाई हुई थी, यम किप्पुर की लड़ाई हुई थी 50 साल पहले, उसमें जो प्राइमरी नेगोशिएटर जो था वो इजिप्ट था। इजिप्ट ने पहले तो अपने पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में कर लिया, उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ उस नेगोशिएशंस में। तो इजिप्ट को ऐसा लगा कि अभी भी वो उस रोल को अदा कर सकता है क्योंकि अगर कुछ भी ओवरफ्लो होगा इज़राइलियों ने जैसा कि मैंने बताया कि अगला जो फ़ेज़ होगा, वो इज़राइल का यही होगा कि वो चारों तरफ से इनको घेरेगा, चारों तरफ से, जिसमें इजिप्ट भी शामिल है सी साइड यानी कि जो समुद्र की तरफ का इलाका है, वो तो वैसे ही ब्लॉक कर रखा है। वहाँ पे इजिप्ट भी साथ दे रहा है इनको ब्लॉक करने के लिए, लेकिन इस समय इजिप्ट की सपोर्ट को सस्पेक्ट मैं मानूँगा इसलिए अगर इ इज़राइल जो भी एक्शन करता है, उसका सीधा असर जो है इजिप्शियन गवर्नमेंट पे, इजिप्ट के लोगों पे पड़ेगा, जो कि इजिप्ट नहीं चाहता है। इजिप्ट नहीं चाहता है कि इस समय वो लड़ाई में एक इज़राइल के खिलाफ जाए। तो तो मेरा ये मानना है कि इजिप्ट ने कोशिश करी पुराने रिश्तों का हवाला दे करके कि वो जो है इस सिचुएशन से किसी न किसी तरह से जल्दी डीएस्केलेट करा देगा और बाहर निकल के आ जाएँगे। एक बार अगर इज़राइलीज़ वापस चले गए, तो थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा एस्केलेशन कम हो जाएगा। तो एक चांस है पीस को आने का। लेकिन जैसा कि मैंने क्या बोला कि जब से इज़राइल इस दुनिया में इज़राइल के तौर पर खड़ा हुआ, उसको मान्यता मिली है, उसकी सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी बेइज़्ज़ती अभी हुई है। और इस बेइज़्ज़ती को दूर करने का कोई और तरीका नहीं है, बनिस्बत इसके कि वो पूरी की पूरी तरह से हमास को इस पूरे धरती से बाहर न कर दें। तो इजिप्ट के बस के बाहर ब ब बस के बाद की बाहर की बात है। जहाँ तक जर्मनी का सवाल है, मैं आपको अ, इसको इसको कोई गलत तरीके से ना ले, लेकिन मैं जर्मनी को इसमें आधा ब्लेम करूँगा, इस तरह की सिचुएशन के लिए। देखिए, जर्मनी ने जो है थ्रू आउट इसने बढ़ावा दिया है इस तरह के लोगों को। आज आप जर्मनी में जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि जर्मन में काफ़ी पॉपुलेशन जो है यहीं से जाके वहाँ बस गई है। चाहे वो मिडल ईस्ट की हो, चाहे वेस्ट एशिया की हो, इन्होंने वेलकम किया है, अफ़गानिस्तान की हो। इस समय जर्मनी में सबसे बड़ा खतरा है इन लोगों के साथ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँगी कुछ दिनों के बाद। ये गेटोज़ में रहते हैं वहाँ पर जर्मनी में। तो जर्मनी को ये सोचना चाहिए कि वो किसके साथ है। क्या वो लेफ्ट लिबरल की जो भूमिका है वो उसको निभाता रहेगा? मेरा मानना है कि जर्मनी को यूरोप के जो नेटो देश हैं उनकी तरह रहना पड़ेगा, अमेरिका की तरह रहना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को बचा सकते हैं। जर्मन दोनों नाव में पाँव रख के चलना चाहता है। लिबरल भी बनना चाहता है, हाँ? और अपने आदमियों की नुकसान भी नहीं चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई मुझे आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना है। जर्मनी हैज़ टू गिव अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट उसको एक क्लियर कट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जर्मनी को कि दे कंडेम्ड दिस अटैक एंड दे सपोर्ट इज़राइल और जितने भी वहाँ गलत काम हो रहे हैं, उन गलत कामों का कोई भी किसी तरह से सपोर्ट ना करे जर्मनी। जर्मनी ने आई डोंट थिंक अभी तक कोई स्टेटमेंट दी है फ़लस्तीनियों के जी सर, उनकी तरफ से दे हैव मेड एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि जो वो एड देते थे
गाजा एरिया में डेवलपमेंट के नाम पे, फूड के नाम पर, मेडिकल के नाम पर, सो दे आर गोइंग टू स्टॉप दैट। तो ये एक ऑफिशियल उनकी देखिए तरफ से है। पर सर इजिप्ट की देख- तरफ मैं वापस जाऊंगी एक सेकंड के लिए देख- आपको। देखिए इजिप्ट देखिए, मैं में बताऊं, एक मिनट आपको, क्योंकि ये मिलिट्री डिस्कशन हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको मिलिट्री की ऐसी चीजें बताऊं जो कि आप लोगों को शायद पता नहीं रहती हैं। आपको पुलिस वाले भी नहीं बता सकते इन सब चीजों को। ये देखा गया है कि एड डायरेक्टली टेररिस्ट को जाती है, न कि पब्लिक को जाती है। मैंने जमीन पे महसूस किया। मैं पिछले 40 साल से इस काम को कर रहा हूँ। कश्मीर में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, जहाँ कहीं भी हो गया, जब भी हमने सद्भावना, जब भी हमने कोई एड दी है, वो पैसा जो है, वो डायरेक्ट जो है टेररिस्ट अगले दिन उनके हाथ से उठा ले जाते हैं। अगर आपने काइंड में दिया, खाने को दिया, वो खाना वहां से उठा के ले जाते हैं। अगर आपने उनको सोलर लाइट दी है, तो वो सोलर लाइट उठा के तोड़ के चले जाएंगे वहां से। तो पैसा किसके पास जा रहा है? पब्लिक के पास नहीं जा रहा है। पैसा जाता है उस आतंकवादियों के पास, पैसा जाता है हमास के पास, पैसा जाता है इस्माइल हनाया के पास। और ये जर्मनी को समझना पड़ेगा कि जर्मनी क्या, वेस्ट वेस्ट को भी समझना पड़ेगा कि एड जो होती है उसको देने के लिए आप वाया हमास नहीं दे सकते हैं। इसराइल भी गलती कर, इसराइल ने सारी एड जो दी है वाया हमास के खिलाफ, वाया हमास के थ्रू दी है। अब आप हमास को पैसा मिल रहा है तो क्या वो पब्लिक को देगा, या पहले अपने ब्रिगेड खड़ा करेगा, कसम ब्रिगेड खड़ा करेगा, रॉकेट फोर्स खड़ा करेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पब्लिक को देगा। इसलिए पब्लिक की तो हालत खराब रहती है। तो ये है, मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि एड से जरा सावधान रहिए। एड कहाँ जाती है वो हम और आपको पता नहीं चलता। फिर वही गलती करी है अमेरिका ने, 6 बिलियन दिया है ईरान को एज एड। अब पैसा कहाँ फंसा हुआ है? कतार, दोहा में। दोहा से पैसा कहाँ जा सकता है? मतलब ये बेसिक है, ये समझने वाली बात है। कितना आप चेक कर सकते हो कि पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा सब बहुत डायरेक्ट आतंकियों के पास जाता है। हाँ, आगे बोलिए, सॉरी। जी सर। सर जर्मनी का बिल्कुल सही कहा कल, क्योंकि अभी जो मैंने आपको दिखाया जर्मनी, कल वहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रहे थे, जैसा आपने कहा उनकी एक साइजेबल पॉपुलेशन है। सो ये जो हमास ने बिल्कुल। किया उसकी बहुत अच्छी सी सेलिब्रेशंस हो रही थी, और सिर्फ वही नहीं हो रही थी। इनफैक्ट इंग्लैंड में टाइम्स हुई है, हो रही थी, स्कॉटलैंड में हुई है, स्कॉटलैंड में हुई है। स्कॉटलैंड में हुई है, यूके में हुई है। टाइम्स स्क्वायर पे तो इजराइल सपोर्टर्स, हमास सपोर्टर्स दोनों के बीच में लड़ाई जैसी सिचुएशन हो गई थी, एंड पुलिस इंटरवीन्ड ऑन बोथ द साइड्स, और फिर बिल्कुल। वहां पे सेपरेट किया। बट आप जो जर्मनी का कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। एक मैं इजिप्ट वाला वो पॉइंट रह जाएगा, इसलिए मैं वो बार बार लेकर आ रही थी। हाँ, इजिप्ट इज बोलिए। प्लेइंग अ डबल गेम हियर, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इजिप्ट, एक तरफ तो उनके पुलिस वाले ने 2 इजरायली उसको मार दिया, यू डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हम हमास के साथ आपका नेगोशिएट करेंगे। हमास वालों ने उनको कहा कि हम नहीं करेंगे, बिकॉज़ दिस विल गिव इज़राइल टाइम टू प्लान देयर अटैक। तो इसलिए उन्होंने उनको बाहर बाहर का रास्ता दिखा दिया। तीसरा, इजिप्ट एक दूसरा गेम भी खेल रहा है, जिसकी मैं फोटो आपको से दिखाती हूँ। प्रेसिडेंट वार्न्स अगेंस्ट विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस। मतलब आप कौन सी साइड पे हैं, उनको खुद नहीं पता है। क्या ये मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रेशर में है, या फिर इनका अपना स्टैंड क्लियर नहीं है, दोनों साइड मलाई मारनी है, गॉड नोज, बट देयर स्टैंड इज वेरी डूबियस, डजंट लुक क्लियर। देखिए देखिए, इजिप्ट इजिप्ट का मैंने बताया ना, वो धर्म संकट में फंसा हुआ है। उसको पता है अगर पहला देश जो इस पूरी लड़ाई में इफेक्ट होगा वो इजिप्ट होगा। लेकिन उसको ये भी पता है कि भाई अगर मैं पैलेस्टीनियंस के खिलाफ हो गया तो मैं अपने ही धर्म के लोगों के बीच में निकाला हो जाऊंगा, आउटकास्ट हो जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ की स्टेटमेंट्स दे रहा है, नेगोशिएशंस की भी बात करता है, हमास को भी सपोर्ट करने की बात इनडायरेक्टली कर रहा है, या फिर पब्लिक वहाँ की जो है, अब मुस्लिम ब्रदरहुड का उतना असर अब इजिप्ट में नहीं रह गया है। शुरू शुरू में इजिप्ट में काफी असर था जब अनवर सदात वगैरह इन लोगों का असैसिनेशन वगैरह हुआ था। लेकिन इस तरह की चीज को उभरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने कहा ना, सुइयां हैं, सुइयां अभी भी पड़ी हुई हैं, चाहे वो इजिप्ट में हो, चाहे वो क्या बोलते हैं किसी और मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशियन देश में हो। सुइयां, उनके सिर्फ नंबर्स कम हो गए हैं, उनके सिर्फ नंबर्स कम हो गए हैं, और ये नंबर धीरे धीरे फिर बढ़ेंगे। इस घटना के बाद जल्दी से बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे, और आपको और भी ज्यादा इस तरह की वायलेंस मिलेगी। इसीलिए मैंने बोला कि हमास जो है लंबी लड़ाई इजिप्ट के बीच से करेगा, जॉर्डन के इलाके से करेगा,
और लेबनान के इलाके से करें। जी। सर बिल्कुल ये सही। अब सर यहाँ पे ईरान तो खुलकर आ गया है। सारे वॉल स्ट्रीट जर्नल सबको अब पता है कि देखिए ईरान ने है, वेपन भी दिया है, पैसा भी दिया है, और भी पीछे लोगों से नहीं किया होगा, जैसे कतर है, चाइना है। पर सर यहाँ पे ना, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी आई एम ओवर रीडिंग। बाइडेन, और मैं हर अपने शो में ये पॉइंट जरूर बोलती हूँ, बाइडेन का बेटे का इंटरेस्ट है चाइना में, जबरदस्त इंटरेस्ट है, ये छुपा हुआ नहीं है। एंड देन बाइडेन का ऑल ऑफ अ सडन प्रिजनर स्वैप के थ्रू $6 बिलियन देना, क्या तुम्हारी सीआईए ने चूड़ियां पहन लिया? फॉरगिव मी, आई एम सेइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, बट दिस इज अ फैक्ट ऑफ मैटर कि सीआईए वैसे तो कॉलर साफ करके दे से, यू नो, वी आर द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फोर्सेस। यू कुडंट गेट योर ओन प्रिजनर्स आउट ऑफ ईरान, और यू जस्ट वांटेड एन एक्सक्यूज टू गिव $6 बिलियन। दे वांटेड एन देखिए एक्सक्यूज। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि, अच्छा सर, यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैंने अभी तक रेज नहीं किया, एंड इट जस्ट स्ट्राइक मी व्हाइल टॉकिंग टू यू। There's been an issue going on between the Jews in USA. Jews community से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ बीच में गड़बड़ चल रहा था, दैट वी हैव बीन हियरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट यू नो, कुछ एवरीथिंग वाज नॉट राइट देयर। द ज्यूज कम्युनिटी, बिकॉज दे आर बिग पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, एंड द बाइडेन गवर्नमेंट, कुछ इश्यूज रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ही इज ट्राइंग टू गेट टू देम थ्रू, वो कान बोलते हैं ना, कान इधर से पकड़ना, कुछ वैसा सा करके? मुझे इतना मैं ज़्यादा रीड नहीं करूँगा इस सिचुएशन को, इतना एक्सेसिवली रीड नहीं करूँगा। जहाँ तक ज्यूज़ और बाइडेन का इंटरनल मैटर है, उस पर मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसमें आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट टू मच, बट डेफिनिटली इलेक्शन टाइम में ज्यूज़ आर वेरी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी इन इन अमेरिका। अमेरिका में ज्यूज़ का इन्फ्लुएंस काफ़ी है, बिकॉज़ जितने बिज़नेसेस हैं, बिग बिज़नेसेस हैं, वो ज्यू कम्युनिटी कंट्रोल करती है अमेरिका में। तो इसलिए दोनों जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे वो रिपब्लिकन का हो या फिर डेमोक्रेट्स का हो, ये लोग कोशिश करते हैं कि इस कम्युनिटी को अपने साथ ले जाने के लिए। इसमें हर बार कुछ न कुछ इस तरह की बातें सुनाई देने में आती हैं, और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज़्ड, मैं सरप्राइज़ नहीं हुआ कि इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं। जहाँ तक ये 6 बिलियन का सवाल है जो बाइडेन ने दिया है, देखिए, अमेरिका भी आपको हिस्ट्री में हर चीज़ को हिस्ट्री से देखना बहुत ज़रूरी होता है। याद है जिमी कार्टर ने जब अपने प्रिज़नर्स को छुड़ाने की कोशिश की थी, और उनका डेल्टा फ़ोर्स के द्वारा जब उनका हेलीकॉप्टर रास्ते में क्रैश हो गया, उसके बाद उनको निकालना मुश्किल हो गया था, कई सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। कहीं न कहीं जो है ईरान जो है, अब एक बहुत ही पावरफुल इंटरनल स्ट्रेंथ वाला देश हो गया है। 1979 के बाद ईरान में एक छत्र, एक तरह की जो गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ पे उनका जो इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, उसको खाली इज़राइल ही भेद पाता है। और वो भी बड़े लेवल पे नहीं, सिर्फ़ छोटे लेवल्स पर। उनके साइंटिस्ट को असैसिन कर दिया, या उनके किसी लीडर को असैसिन कर दिया। एक ब्रिगेडियर साहब थे फ़कीरज़ादा, उनको उन्होंने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के वो बॉस थे वो, उनको भी उन्होंने रास्ते से उड़ा दिया था। रिमोटली उड़ाया था उन्होंने, एक गाड़ी लेकर। मेरी किताब इनफैक्ट अभी छपी है, 15 तारीख को लॉन्च हो रही है, ग्रे ज़ोन वॉरफेयर वे अहेड फॉर इंडिया। उसमें मेरा एक चैप्टर है ईरान के ऊपर, जो इस तरह की चीज़ों की बात करता है। इज़राइल ने किस तरह से ईरान के ऊपर हमले किए हैं, और ईरान ने भी किस तरह से लोगों के ऊपर अपना इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके बारे में बात की है। जैसे उसी बुक का ही मैंने एक वो एक्सरेप्ट बताया था आपको कि उन्होंने फैक्ट्रीज़ भी रॉकेट बनाने की फैक्ट्रीज़ भी गाज़ा स्ट्रिप में बनाई हैं। तो इस तरह की जो हरकतें ईरान कर रहा है, उसके पास ताकत ज़्यादा हो गई है। कहीं न कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अफ़गानिस्तान की हार के बाद, वियतनाम की हार के बाद, इनफैक्ट इराक में भी उसको कोई ज़्यादा ख़ास सफलता नहीं मिली। सीरिया में भी थोड़ा वो प्रीमैच्योरली बाहर आ गया। इतने इतने नेगेटिव्स होने के बाद, उनमें वो हिम्मत नहीं रह गई थी कि भाई अपने 5 जो सैनिक हैं उनको किसी तरह से, 5 जो प्रिज़नर्स हैं उनको किसी तरह से निकाला जाए। तो मेरा ये मानना है कि वो एक मजबूरी वाला स्टेप था, लेकिन 6 बिलियन देने का कोई तुक नहीं बनता। दिस इज़ टू बिग एन अमाउंट फॉर 5 प्रिज़नर्स। बहुत बड़ा अमाउंट है ये 5 प्रिज़नर्स को देने के लिए, राइट? और उसके ऊपर से जो ईरान को एक बार जैसे इन्होंने 6 बिलियन दिया, तो क्या बोलते हैं, ईरान के तो हाथ-पैर खुल गए। उनका जो ये जो पैसा फँसा हुआ था, साउथ कोरिया का पैसा था, साउथ कोरिया ने उनको देना था, जो कि कतर में इस समय कतर के बैंक्स में फ्रोज़न है। तो वो पैसा एक बार उनके पास एश्योर अगर हो गया है, तो एक 6 बिलियन एक छोटा-मोटा अमाउंट नहीं होता है। इज़राइल और इंडिया की जो ट्रेड है 7 बिलियन की है।
तो ऐसा नहीं लग रहा कि किसी और चीज़ के लिए भी दिया हुआ था? बिकॉज़ द मोमेंट दे गेव द म मनी 15 डेज़ डाउन द लाइन बेरेट में बैठ के पूरा स्कीम तैयार हुआ है कि किस तरीके से हमास ने अटैक करना है इज़राइल में। सो देखिए विदिन ऑगस्ट ये जैसे ही ये पैसा आया ये उसके 15 दिन बाद से इनकी मीटिंग्स बैक टू बैक चालू हो गई थी ईरान में, कि किस तरीके बिल्कुल, से करना है। क्योंकि वो डील एक एक बार साइन हो गई ना, तो ईरान थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट हो गया, थोड़ा खुल गया, उसको लगा कि अमेरिका अब कुछ नहीं कर पाएगा। हालाँकि अमेरिका ने भी 1-2 एक्शन लिए हैं किलिंग करके, जैसे जनरल सुलेमानी को मारा था, वो अमेरिकन ड्रोन्स ने ही मारा था उसको। लेकिन ईरान को एक फ्रीडम मिल गई इस वजह से, और उनको ये भी लगा कि अब अमेरिका का गार्ड डाउन है, उन्होंने पैसा दे दिया है, अब वो सोच रहे हैं कि सब कुछ हंकी डोरी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ईरान के लिए एक मौका मिला अपने प्लान को एग्ज़ीक्यूट कराने का। ये प्लान आज का नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये प्लान एलेक्सा करीब 1.5 साल पहले बनाया गया है। मैंने पहले ही बोला, इनके पास करीब 15 से 16 हज़ार रॉकेट्स थे, सिर्फ़ इतने रॉकेट्स थे। आज की डेट में उन्होंने आधे घंटे के अंदर 5,000 रॉकेट फायर किए, 2 घंटे के अंदर। तो क्या कहने का मतलब, वो पूरा अपने और अभी रॉकेट्स फायर हो ही जा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना एक बहुत बड़ा जो रॉकेट्स का स्टॉकपाइल इकट्ठा किया है। 1 लाख उधर, मैंने पिछले प्रोग्राम में शायद आपको बताया, किसी और को बताया है कि 50 से 60 हज़ार रॉकेट्स इनके पास भी अभी इकट्ठा हो रखे हैं, और इस समय लगातार रॉकेट्स को फायर करे जा रहे हैं। और ये रॉकेट छोटे ट्यूब्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इनको आप लेकर के तुरंत कहीं दूसरी जगह भी भाग सकते हो। मेरी किताब में इनकी फ़ोटोएँ भी हैं। आप ग्रे ज़ोन वॉरफेयर वे अहेड फॉर इंडिया, ये किताब अमेज़न में अवेलेबल है। आप लोग ले, थोड़ी महँगी है। पता नहीं क्यों उन्होंने प प पब्लिशर ने इतनी महँगी कर दी, शायद कम कॉपीज़ छापी होंगी इसलिए। बट मेरे लोग मैं वो बड़े लोगों के लिए महँगी कर देते हैं। मैं तो अपील करूँगा कि लोग इसको खरीदें। काफ़ी काफ़ी इसमें पहली बार इंडिया के पर्सपेक्टिव से ग्रे ज़ोन वॉरफेयर के ऊपर किताब लिखी गई है। इट्स इन इंग्लिश, सो पीपल शुड टेक अ लुक एट इट। All these things which I am talking of is from a well detailed research के बाद से मैंने ये बताया है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हवा में नहीं बोल रहा हूँ। इनके प्रूफ्स हैं कि ईरान इज़ नॉट नेक डीप, 2 बॉडीज़ डीप। ईरान के 2 ईरान घुस जाएँगे, इतना डीप है इनका नेक्सस हमास के साथ और हिज़्बुल्लाह के साथ, कि आज की डेट में अगर प्रॉक्सी वॉरफेयर का मास्टर किसी को बोला जाता है, तो पाकिस्तान नहीं है, वो ईरान है। वाओ! दैट इज़ अ ह्यूज थिंग सर, ह्यूज थिंग। और अभी जिस तरीके से सर अभी ऑस्ट्रेलिया का मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ऑब्वियसली हैव कम आउट इन सपोर्ट, बट जिसमें हुँ, मेजर पावर्स हैं जिसका मैं नाम लूँगी ऑब्वियसली भारत, क्योंकि हम भी एक हुँ। मेजर सुपर पावर हैं अब। चाइना ने देखिए ऐसा कुछ नहीं बोला एक्सेप्ट फॉर डी-एस्केलेशन एंड वो जो डिप्लोमैटिक नेसेसिटीज़ होती हैं, ज़बरदस्ती जिसको बोलते हैं ना अटेंडेंस लगाना, वो वाली देखिए कहानी। देखिए, ये जी। सारी चीज़ें तो चाइना के हिसाब से हो रही हैं। मैं वही तो कह रही हूँ सर आप सोचिए ना, देखिए एक तरफ से चाइना यूएस भी तो वीक होता है। अगर इस वॉर में यूएस गेट एंगेज, पहले रशिया यूक्रेन वॉर में बेवकूफ़ी इनकी थी, यूएस की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वीक बिल्कुल। कौन हुआ आज की डेट में? यूएसए हैज़ गॉन वीक, यूरोप हैज़ गॉन वीक। अगेन इफ दिस वॉर इज गोइंग टू गेट प्रोलॉन्ग्ड, हू इज गेटिंग वीकर? It is USA who's going to get hit hard. बिल्कुल। Again USA. So if all the advantages come in favor of China, कहाँ कोरोना के टाइम पर मैं सब कह रही हूँ अफ्रीकन कंट्रीज में चाइनीज को मारने लग गए थे लोग. That was the kind of atmosphere. Now nobody बिल remembers corona. Either Russia, बिल Ukraine, and now Israel. Who's बिल्कुल। benefiting? चाइना, मैं बता तो रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो खेल हो रहा है मिडल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में, इसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। और ईरान और चाइना की रिलेशनशिप आज से नहीं है, अगेन हर चीज़ के लिए मैं बोलता हूँ हिस्ट्री में जाइए। जब ईरान की लड़ाई 1980s में 79 में जब ईरान ईरान को खोमेनी ने टेक ओवर किया था, जब ईरान और अमेरिका की लड़ाई होती थी, याद है आपको? उस टाइम पे कुछ एक मिसाइल्स फायर होती थी, कुछ सिल्क मिसाइल्स, या मैं उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं ढूँढ के बताऊँगा। वो सारी मिसाइल्स चाइना से आती थी ईरान को। चाइना सप्लाई करता था, जब चाइना के पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो किसी देश के बारे में कुछ कुछ मदद भी कर सके। उस समय भी ईरान को कोई मिसाइल्स देता था, तो वो चाइना देता था, और ईरान उस मिसाइल्स को कहाँ इस्तेमाल करता था? गल्फ वॉर में इस्तेमाल कर रहा था अगेंस्ट इराक, और अगेंस्ट अमेरिका। जब भी उनकी गल्फ में फ्लीट आती थी,
तब वो फायर करता था पर्शियन गल्फ के अंदर। ये कहाँ से हो रहा था? चाइना से हो रहा था। कब हो रहा था? 1980 से हो रहा था। आज क्या है? 2023 है। ईरान और सऊदी अरेबिया की डील स्ट्राइक हो गई इतनी आसानी से कैसे? चाइना, ईरान चाइना ईरान को जो बोलेगा वो करेगा, इतना डीप है उनका लिंकेज। शी जिनपिंग के टाइम से नहीं, डेंग जियोपिंग के टाइम से नहीं, उसके पहले से। दिस तो इज चाइना इंटरेस्टिंग। चाइना की पांचों उंगलियां कढ़ाई में और सर भी कढ़ाई में है, जहां तक इस सिचुएशन का सवाल है। जी। सर वो कहानी है ना, हम तो डूबेंगे तो आपको भी लेके डूबेंगे, उनकी अपनी हालत खराब है तो दुनिया कैसे सही रहेगी। ऑन अ फनी नोट सर, लॉर्ड हम्म, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था एंटनी ब्लिंकन का, दैट हम्म, नंबर ऑफ अमेरिकन्स आर आल्सो हेल्ड होस्टेज, उसके साथ-साथ कई अमेरिकन्स मारे भी गए हैं इसमें। तो जी। इनकी भी अपनी जो सबमरीन्स एंड वॉरफेयर शिप्स हैं, वो कह रहे हैं कि दे यू नो दे आर सेंडिंग मैंने थ्रू द बताया था वाटर। शुरू में, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, सबसे बड़ा जो इनका यूएसएस फोर्ड है वो वहां पर पहुंच गया है। इट्स ऑलरेडी रीच देयर। जी। जी। सर आऊँगी नैरेटिव वॉरफेयर पे, एक और वो फ्रंट है। अब वो हाँ, ना छोटे-छोटे बच्चों की, पैलेस्टीनियन के बच्चों, आई एम टॉकिंग सार्कास्टिक, जिसको सोचना है जो सोच ले। तुम्हारे बच्चे मरे तो मरे, व्हेन यू कैन हार्बर पीपल हू आर रेडी टू डू अल्लाहू अकबर एंड दूसरों के बच्चों को, तो अपने बच्चों की फोटो क्यों खिंचानी? सो बिल्कुल। नाउ द इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हैज़ स्टार्टेड एंड सीताराम येचुरी, कांग्रेस, सर इस वाले मुद्दे पर। जी सर। हाँ, हाँ। देखिए, नैरेटिव वॉर के बारे में भी मैं आपको बताऊँ कि नैरेटिव वॉर जो है हमास का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनकी स्ट्रेंथ है। इस लड़ाई में, इन्फॉर्मेशन की लड़ाई में हमेशा जो है इज़राइल पिछड़ा है। 2 कारण हैं उसके। इज़राइल जो है अपना इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर आईडीएफ को सौंपता था पहले। आप समझ रहे हैं मतलब? आईडीएफ को बोलता था कि आप इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कीजिए, आप लड़ाई करिए क्योंकि आपको सिचुएशन पता है ज़मीन पे, आप उसके बारे में सही से बता सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में सब सच्चाई नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में आधा झूठ का तड़का लगता है, आधा आधा सच का तड़का लगता है और फिर उस तड़के को मसालों द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, कुछ डीप फेक्स डाले जाते हैं, कुछ इधर-उधर की बातों को ऐसा बनाया जाता है जैसे लगे कि वो सच है और उसको मिला करके, बना करके जो नैरेटिव बाहर निकलता है, वो होता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। आज के ज़माने में जहाँ पे आपके पास मेटावर्स है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, अवतार्स हैं, इस तरह की चीज़ों का टेक्नोलॉजी है आपके पास, होलोग्राम्स हैं, मतलब आप हर चीज़ को मिक्स करके एक नई ऐसी कहानी बनाते हैं, जो कि ज़मीन पे शायद सच भी ना हो। और इस तरह की लड़ाई में हमास जो है सपोर्ट मिल रहा है उसको कतार से, सपोर्ट मिल रहा है उसको यूके में गवर्नमेंट से नहीं बात कर रहा हूँ मैं। यूके में उसके एलिमेंट्स हैं, वहाँ बैठे हुए हैं जो इनके जो एग्ज़ाइल में गए हुए हैं ना, सो कॉल्ड असाइलम लेके बैठे हुए हैं, जैसे हमारे कनाडा में बैठे हुए हैं। उसी तरह के लोग स्कॉटलैंड में बैठे हुए हैं, नीदरलैंड में बैठे हुए हैं, जर्मनी में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं। ये लोग वहाँ से बैठ कर के एक नैरेटिव वॉर शुरू करते हैं। मैंने एक अपनी किताब में एक आपको एक इंसिडेंट कोट किया है, दलित मूवमेंट 3 अप्रैल का भारत में हुआ था। आज एक्शन होता 3 अप्रैल को डेमोन्स्ट्रेशन कुछ लोग करते हैं और 5 अप्रैल तक पूरा भारत मोबिलाइज़ हो गया था। और कितनों ने किया था? 25 लोगों ने किया था, पूरे दुनिया में इधर-उधर बैठे हुए थे, बॉट्स के ज़रिए। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ। मैं आपको आपकी ये पूरे जो वीडियोज़ हैं, मैं देख रहा हूँ इनको। ये दिल दहलाने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह की चीज़ों से ये लोग जो हैं लड़ाई करते हैं और इनको अभी नहीं दिखाएँगे ये लोग। अभी वो तो दिखाएँगे जब उनके ऊपर होगा ना, जब उनके ऊपर प्रहार होगा, जब बच्चे-वच्चे इस तरह से पकड़े जाएँगे, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हमें करना चाहिए। लेकिन लड़ाई है, लड़ाई में क्या होता है कि इवन कौरव और पांडवों की लड़ाई में भी जब लड़ाई शुरू हुई, तो हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, चाहे वो पांडव हों, चाहे वो कौरव हों। अश्वत्थामा मारा गया, क्या बोलते हैं, अर्जुन का जो सॉरी कर्ण का जो आर्मर किस तरह से निकाला गया, कवच किस तरह से निकाला गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सदियों से चली आ रही हैं, आज से नहीं, ये तो पता नहीं कितने ज़माने से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। तो ऐसी हालत में उस समय भी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा था।
आप समझ रही हैं? उस समय भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा था और आज भी होगा। हमास विल एक्सप्लॉइट। ये किसके लिए कर रहा है? ये जो बाकी जो वीडियोस देख रहे हैं ना आप, वो किस लिए कर रहा है? वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए कर रहा है। दुनिया में जहां-जहां ये फैले हुए हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कर रहा है ये। और जब इनके ऊपर रिएक्शन होगा, तब वो मोटिवेट करेगा सो कॉल्ड लिबरल, लेफ्ट लीनिंग लिबरल कम्युनिटी के लिए। वो कौन है? अधिकतर आप देखेंगे कम्युनिस्ट ओरिएंटेड पीपल हैं। इज़राइल के अंदर एक मिस्टर ऑसिफ हैं, वो 4 कैंडिडेट के साथ वो कैनेसेट में अपने उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट होता है, वो वहाँ पर हैं। वो अभी बात करते हैं कि इन सब के ज़िम्मेवार जो है नेतन्याहू हैं या फिर इज़राइल खुद है, जिन्होंने जाकर के इनकी ज़मीन को हड़पा है, इनको रोका है, उसी के देश के अंदर, इज़राइल के अंदर। तो इस सब के लिए ज़िम्मेवार कौन है? ऑक्यूपेशन इस ज़िम्मेवारी है। इसी तरह से आप देख लीजिए हमारे देश में, इसी तरह से देख लीजिए बाहर के देशों में, जितने भी लिबरल्स हैं, वो बात कर रहे हैं। अभी एक फरीद ज़कारिया का एक इंटरव्यू आया है, आपको शायद आपने देखा नहीं है उसका। फरीद ज़कारिया ने सीएनएन में अ ये जो गा वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के एक्स मिनिस्टर हैं। उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी है नेट पर है, आप देख लीजिएगा इसको। उनका इंटरव्यू लिया है और उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि भाई ये जो एक्शन हुआ है इसके पीछे इज़राइल का ही हाथ है। इज़राइल ने ही उनको मजबूर किया इस तरह के एक्शन लेने के लिए। क्या इज़राइल ने मजबूर किया था उनको इस तरह के एक्शन लेने की? छोटे-छोटे बच्चों को आप वो करें, औरतों को नंगा करें। आज के ज़माने में 2023 के ज़माने में मैं मान सकता हूँ कि ये अलेक्जेंडर और उस समय के ज़माने में ये इस तरह की चीज़ें हुआ करती रही हों, बूटी बूटी के तौर पे माना जाता हो, पर आज तो नहीं है ना। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग में रहते हैं, अगर इतना इतना डेवलपमेंट हो रखा है, इस तरह की नीच हरकत अगर आप करेंगे और उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे किसी भी कारण से हो, मैं नहीं मानता कि ये एक सही तरीका है। उनको इसको जस्टिफ़ाई करने का कोई हक नहीं बनता था। वो वेस्ट बैंक से बोल रहे हैं। मैं एक 5वां फ्रंट खो बताना भूल गया था। इज़राइल के लिए जो दिक्कत वाली चीज़ होगी, वो होगी वेस्ट बैंक की। सॉरी, मेरी मिस्टेक। जो मिलिट्री ऑप्शंस की जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पे एक जेनिन करके एक जगह है, जहाँ पर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, जिसके की जो लीडर हैं नकलाबा हैं, वो रहते गाज़ा स्ट्रिप में हैं, लेकिन जेनिन में उनका काफ़ी होल्ड है। तो वेस्ट बैंक भी एक्टिवेट होने के पूरे चांसेस हैं। तो इज़राइल को कई फ्रंट्स पे देखना है अपने आप को बचाने के लिए। ठीक सर है? वेस्ट बैंक एक्टिवेट हो गया है। इनफैक्ट जब हम अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे 3 घंटे उस तरह पहले का वेस्ट बैंक एक्टिवेट किया मैं है। उस तरह की एक्टिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद एक अलग ब्रीड है भाई। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद इज़ एज़ गुड और एज़ बैड एज़ हमास। गुड इन गुड इन द सेंस कि आतंकवादी गतिविधियों करने में वो हमास की बराबरी करती है। ठीक है? तो ऐसा फ़ोर्स जेनिन में पहले भी एक्टिवेट किया है पीआईजे ने, अब भी एक्टिवेट कर सकता है, जहाँ पर उनको जो इज़राइल है उनको मिलिट्री फ़ोर्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो भी एक सेंसिटिव सिचुएशन है, वो भी कब भड़केगा हम और आपको पता नहीं चलेगा। सडनली एक दिन आप आएँगी फिर पूछेंगी कि वो जेनिन में क्या हो रहा है सर? तो मैंने कहा पहले आपको एडवांस में बता दूँ कि जेनिन में ये हो सकता है। ठीक है? तो मैं तो बोलता हूँ कि नैरेटिव वॉर जो है इस समय दबा के चलेगा। इज़राइल पीछे रह जाएगा इसमें, इज़राइल को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। ये जितने भी इस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, उनके ऊपर स्टोरीज़ बना कर के एक सच्चाई दिखानी पड़ेगी और इज़राइली डिफेंस फ़ोर्स को नहीं करना चाहिए ये। ये जर्नलिस्ट्स को करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल लोगों को करना चाहिए, जो इस तरह की चीज़ें दिखाएँ। आप जैसे मीडिया में जो एक्टिव हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों को इस तरह की चीज़ें दिखानी पड़ेंगी ताकि लोगों को इनकी सच्चाई पता चले। और जब भी ये न्यूट्रल सोर्सेज़ से आएँगी, उसकी बिलीवेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा जेन्युइन लगता है। जी। ठीक है ना? सर एक तो बहुत हाँ जी। जी, बोलिए। जी। सर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी आ रही है अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सारी फ्लाइट्स जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट से सस्पेंड हो गई हैं क्योंकि कोई इनपुट आया है दैट आई विल जस्ट रीड इट आउट इन फैक्ट क्योंकि अभी-अभी जस्ट ये आई है अपडेट।
All flights at Germany's Hamburg airport are suspended due to the threat of an attack on an aircraft from Tehran, Iran. अभी इसकी जो वो पुष्टि है, आई थिंक विद इन 5-10 मिनट्स आ जाएगी, बट अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये न्यूज़ वायरल हो रही है ये वाली। देखना पड़ेगा इसको कि व्हाई शुड तेहरान डायरेक्टली अटैक जर्मनी और जर्मन एयरपोर्ट। आई हैव माय टेररिस्ट एक्टिविटी रिजर्वेशन। में टेररिस्ट एक्टिविटी में मान सकता हूँ कि हो सकता है, पॉसिबल हो, लेकिन आई डोंट थिंक कोई कन्वेंशनल अटैक होगा ये। अगर होगा तो कोई टेररिस्ट अटैक की रिपोर्ट आई होगी या बॉम्ब स्केयर होगा, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जर्मनी में उनकी लिबरल पॉलिसी की वजह से इतने लोग वहाँ घुस गए हैं मिडिल ईस्ट से और वेस्ट एशिया से, कि उनको बाद में मैं बता रहा हूँ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं 3 दिन था जर्मनी में और 3 दिन में मेरी आँख के सामने फ्रांस में वही हाल है, जर्मनी में वही हाल है। यूरोप का नक्शा बदलने वाला है, मैं आपको कह के देता हाँ, अदरवाइज़ विल हैव वर्ल्ड वॉर 3, इसमें कोई हूँ। डाउट नहीं है। जी, सब बहुत सारी छोटी-छोटी न्यूज़ हैं, आई थिंक आई विल नॉट बी कवर, बट हाँ, इस वक़्त हार्वर्ड वाला जो है वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इंडिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जैनाब अब्बास जो कि पाकिस्तान से आई हुई थी इंडिया में, हुँ, पाकिस्तान क्रिकेट कवर करने के लिए, क्रिकेट को उनको उठा के फेंक दिया, मतलब डिपोर्ट कर दिया इंडिया ने बिकॉज़ ऑफ हर एंटी हिंदू एंड एंटी इंडिया रिमार्क्स। सीताराम येचुरी मैं दिखा चुकी हूँ। बट हाँ, कल रात को जो सबसे बड़ा, एंड आई वाज़ कीपिंग अ टैब एवरी 5 मिनट्स व्हेन आई वाज़ वेकिंग अप, मतलब जब तक मैं जगी हुई थी और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग, उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इज़राइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बहुत रॉकेट्स दागे हैं कल। बट थैंकफुली दैट आयरन डोम जो भी उनका वो है, दैट सक्सेसफुली डाइवर्टेड ऑल द अटैक्स। अदरवाइज़ कल रात को उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बचता, जिस तरीके से अटैक्स हो रहे थे कल। देखिए सो इट वाज़ आयरन डोम जो है अमेरिका इज़राइल का, इसके बारे में बता दूँ, ये जॉइंट वेंचर था अमेरिका और इज़राइल का, जिसके थ्रू ये डेवलप हुआ था। आयरन डोम की जो सक्सेस रेट्स हैं 96% बोलते हैं। इनके पास 10 बैटरीज़ हैं टोटल और हर बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर के पास कुछ रॉकेट्स होते हैं जिनको वो फायर करते हैं। 2 या 3 बैटरीज़ को ट्रायंगुलेट करके वो किसी शेल को नेगेट करते हैं हवा में। होता क्या है कि अगर जैसे ही वो ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर रॉकेट कहाँ गिरेगा। अगर तो वो कुछ किसी ओपन एरिया में गिरता है, तो उसके ऊपर वो अपना मिसाइल वेस्ट नहीं करते हैं, अपना रॉकेट वेस्ट नहीं करते हैं। वो जाते हैं उन रॉकेट्स के पास जो उनके क्रिटिकल टारगेट्स के ऊपर जा रहा होता है। एयरपोर्ट जो है इज़राइल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट्स हो गए, उसके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना इज़राइल की नंबर 1 प्रायोरिटी है और नंबर 2 प्रायोरिटी में इनके गवर्नमेंट सेंटर्स हो गए, नंबर और बाकी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो जहाँ पे पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इन 3 चीज़ों को आयरन डोम प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन आयरन डोम खाली 10 हैं, 10 बैटरीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है इनके पास। बहुत ही महँगा ये रिसोर्स है। इसी को अब जो वो करने के लिए अब उनको शायद पैट्रियट मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अमेरिका से लाना पड़ेगा इनको। ये जो फ्लीट्स मूव हो रही हैं, जो जो अमेरिका जो अपनी ताकत आगे बढ़ा रहा है हाइफ़ा की तरफ, मतलब इज़राइली पोर्ट्स की तरफ, उनसे उनके थ्रू ये सब चीज़ें यहाँ आएँगी, तब जाकर के इज़राइल सिक्योर होगा। मैंने क्या कहा था आपको कि ये जो रॉकेट स्टॉक पाइल्स हैं, ईरान और चाइना जो भी है, चाइना का तो अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है, बट ये मेरा स्पेकुलेशन है, मेरी एक सर्कमस्टेंशियल असेसमेंट है कि ये जो बिल्डअप हुआ है पिछले 1 साल से, जो स्टॉक पाइल्स इकट्ठा हुई हैं, करीबन-करीबन 2 ढाई लाख 2 लाख के करीब रॉकेट्स हैं इनके पास, जो कि काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हैं, छोटी-सी कंट्री लाइक इज़राइल को बार-बार तंग करने के लिए। जब तक ये सारे लॉन्च और इनको लॉन्चर्स को भी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रॉब्लम तो ये है, एक बहुत ही सिंपल सस्ता हथियार है। इसको बोलते हैं नई टेक्नोलॉजी को पुरानी टेक्नोलॉजी से किस तरह से बर्बाद करें, इसीलिए बोलते हैं टेक्नोलॉजी कभी लड़ाई जितवाती नहीं है। आदमी है, ये जो ये जो आदमी का जो दिमाग है ना, ये लड़ाई जिताता है। और जी। इस समय जो कॉन्फिडेंस हमास के अंदर वो आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास इस समय इतनी ताकत है कि वो इज़राइल को काफ़ी समय तक एक चैलेंज दे सकता है। जी। तो ये मैंने कहा ना, युद्ध जाएगा, अभी बहुत लंबा खींचेगा ये।
जी। Thank you so much, sir, for joining. I know I've got emotionally attached to this subject, and till the time it is going on, I'm going to be covering because uh, it is not about war. War हमेशा होती रही है, but इस तरीके की warfare शायद इस तरीके से नहीं होता है। देखिए मर्दानगी या किसी भी रिलीजन या किसी भी पंथ में कभी भी ये नहीं लिखा हुआ है। इसको तो मैं बिल्कुल, रिलीजन भी नहीं कहती हूँ, इस आसमानी किताब वाले लोगों को मैं रिलीजन भी नहीं कहती हूँ बिकॉज़ कोई भी धर्म हुँ, ये नहीं सिखाता है कि आप महिलाओं और बच्चों को इस तरीके से आप लोगों को मतलब दे हैव गॉन एक्सट्रीम, दे विल बी टॉट इन एक्सट्रीम वेज़, दैट्स हाउ आई सी इट। या बिकॉज़ वो आप बैलेंस्ड नेचर अपने आप में नहीं है। एंड और अगर कोई देश इनको सिखा सकता है तो इज़राइल। यस, दैट्स व्हाई वी स्टैंड विद इज़राइल। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टीम मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।